गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक थ्योरी के केस में ये अपना सेकंड मॉडल आया है। अपने कल डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। आज अपन थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ना चाहते हैं। किसका? थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये आपके जो इसके एटम्स के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि अपने डाल्टन की जो अवधारणा थी उसके अंदर लास्ट में कुछ अपन ने कुछ दोष पढ़े थे कि इसमें कुछ जैसे कि डाल्टन कहता है कि ओनली फॉर इसके और इसको अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, ये अविभाज्य कण है। लेकिन 19वीं शताब्दी में जैसे कि आपको पता है चर्चा में आया कि इस पार्टिकल यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी कुछ ऐसे पार्टिकल यानी कि ऐसे कण विद्यमान हैं जो मतलब सब इनको हम सब परमाणु बोलते हैं, या इसके जो कण है जैसे कि जिनको आज अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसे के इन नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में इनकी कब किसने कैसे डिस्कवरी की है ये सब हम 9th क्लास में इनका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और आप हट गए हो। अब अगर अपन मॉडल नंबर थॉमसन का मॉडल भी आपने थोड़ा सा 9th क्लास में देखा होगा, आगे भी आता है, ये 11th क्लास में भी आता है। क्योंकि आपको पता है जहाँ से भी एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट होती है वहाँ एटॉमिक वर्ड आ गया, वहाँ महर्षि कणांत से लेके डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, आपका नील्स बोर, सोमरफेल्ड, ये हमेशा ये रूटीन है थ्योरी का। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन की बात करते हैं अपन। तो देखो इसको जैसे आप ये वाला मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आपको समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि देखो ये अपना घरेलू मैटर है। आपने टॉपिक डालो थॉमसन का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। देखो ये भाई साहब की शक्ल है, ऐसा दिखता था ये मॉडल। देखो ये कहना चाहता है कि अब तक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। परमाणु में इन इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की आंतरिक संरचना को समझने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, यानी कि किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है, किसी का चार्ज नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव चार्ज है, ये सब खोज हो चुकी थी। तब अब इसके भी माइंड में, लोगों सबके साइंटिस्ट के माइंड में आ रहा था कि ये है क्या, ये झमेला, ये क्या मतलब इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सी बाधाएं हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जो इनमें ये बदलाव ला रही हैं। तो यहाँ से भाई साहब थॉमसन ने स्टार्ट किया कि अब तक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। परमाणु में इन इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए मॉडल को विकसित किए जा रहे थे। मॉडल यानी प्रतिरूपों को विकसित किए जा रहे थे। परमाणु संरचना संबंधित पहला मॉडल, ध्यान देना ये डिस्कवरी का नहीं है, स्ट्रक्चर के केस में संरचना, परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल 1898 में सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ये परमाणु संरचना के केस में पहला मॉडल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में पहला मॉडल है, जो आपके 1898 में सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया था। इस बात का ध्यान रखना, परमाणु संरचना के केस में पहला मॉडल था। ठीक है। और अगर इसकी बाद में अपन बात करें इसके केस में, तो उनके अनुसार, यानी कि इनका क्या मानना था, किसके अनुसार? जे थॉमसन भाई साहब के अनुसार। ये क्या कहना चाहते थे? उनके अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर के आकार का एक घनावेशित गोला होता है। देखो परमाणु की आकार गोल होता है, ये वाली बात भी भाई साहब ने बताई। और इस परमाणु गोल है, इसके केस में बताया कि ये 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर आपको पता है अपने आप में एक बहुत छोटा आकार है। इसीलिए तो इनकी जो यूनिट है अपन एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर में मापा जाता है। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बहुत ही छोटे छोटे कण हैं। अभी ये तो इसके आकार है, एटम का आकार है। आप धीरे धीरे देखे जाओ हम क्या क्या करने वाले हैं और कितनी छोटी छोटी यूनिटों पे पूछने वाले हैं। यानी सोच सकते हो ये चीज़ें अपने को दिखाई देने योग्य ही नहीं है, वैसे सही पूछे तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। अब इसके आगे क्या बात है? ये कहना चाहता है कि जिसमें समान मात्रा में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। यानी कि आपको पता है, इससे पहले ये पता चल गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणायन चार्ज होता है, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव धनायन चार्ज होता है। अब देखो इसे
प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कभी कभार, प्लम पुडिंग मॉडल किसे कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल का अर्थ ये हुआ, जैसे आप कभी कोई भी ऐसे तरबूज वगैरह लाते हो, उस तरबूज के अंदर उसके जो बीज होते हैं ना, ऐसे बीज होते हैं, और वो बाकी पूरा रेड रेड सा पार्ट होता है, उसमें गिरी होती है। देखा हो, सुना हो कभी आपने, गिरी उसकी क्या होती है, गिरी लाल होती है, और उसके अंदर बीज होते हैं ऐसे काले काले थोड़े से ब्राउन से। ये पूरी जो गिरी है, यानी कि जो उसका रेड पार्ट है, वो रेड पार्ट सारा का सारा क्या है, रेड पार्ट इसके अंदर सारा का सारा धनावेशित फैला हुआ है, पूरा का पूरा पार्ट इसके अंदर फैला हुआ है। और बीज हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन, बीज जिसके इलेक्ट्रॉनों की बात बताइए। देखो और भी आगे इसके बूंदी के लड्डू, किशमिश के केक, काफ़ी चीज़ों से इसका मतलब एक सम्मान किया गया है, इसके बारे में समझाया गया है। ये एक प्रकार का क्रिसमस का केक भी है। यहाँ धनावेशित यानी कि धनावेश को पुडिंग की तरह माना जाता है। धनावेश को किस तरह माना जाता है, पुडिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह लगे होते हैं। प्लम किसको कहा, इलेक्ट्रॉन को, और पुडिंग किसको कहा, धनावेशित भाग को। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का पार्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन तो सारा का सारा नेगेटिव पार्ट है। इलेक्ट्रॉन तो क्या है, सारा का सारा नेगेटिव पार्ट है। और धनावेशित भाग जिसको अपन पुडिंग कह रहे हैं, धनावेशित भाग, देखो यहाँ धनावेशित भाग पुडिंग की तरह माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह लगे होते हैं। इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में बूंदी के लड्डू या तरबूज की तरह भी समझा जा सकता है। अब आगे ना बात समझ में, तरबूज समझ गए, तरबूज, बूंदी के लड्डू, जैसे बूंदी के लड्डू में येलो पार्ट ज़्यादा होता है, और जो भी बूंदी होती हैं कलर्ड बूंदी होती हैं, जैसे कि ग्रीन होती हैं, रेड होती हैं, जो भी होती हैं, ये मतलब कम होती हैं। यानी कि ये जैसे तरबूज में बीज कम होते हैं और उसका जो रेड वाला पार्ट है खाने योग्य वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो मॉडल था, यहाँ पे इसको हम जो रेड वाला पार्ट है उसको धनावेशित और पुडिंग की तरह माना जाता है। और जो बूंदी के जो कलर बूंदी के लड्डू हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं और इलेक्ट्रॉन मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह कार्य करता है। इसलिए इन दोनों को मिला के प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तरबूज तरबूज नाम दे दिया इसको, प्लम पुडिंग मॉडल नाम दे दिया, किशमिश का केक नाम दे दिया इसको, ये सब इसका नाम दे दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर तरबूज का लाल भाग धनावेशित की तरह तथा मध्य में लगे बीज इलेक्ट्रॉन की तरह होते हैं। आगे बात समझ में। इस मॉडल में थॉमसन ने स्पष्ट किया था कि परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्रा समान होती है तथा परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। देखो इसने एक बड़ी बात और बताई कि परमाणु में जो धनावेशित और ऋणावेशित जो भाग है वो एक इक्वल होता है। कि इक्वल मतलब जितना धनावेशित है उतना उसके अंदर ऋणावेशित भी होगा। यानी कि हम आज की भाषा में इस बात को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, दोनों बराबर होते हैं। अगर किसी के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 ही प्रोटॉन है। मैं 15 की बात कर दिया, किसकी कर दिया, फास्फोरस की बात कर दिया। ठीक है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं नियॉन तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन भी हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं। न्यूट्रॉन कुछ अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है, वो तो सिर्फ वजन बढ़ाने के काम आते हैं और कुछ नहीं है। चलो, अब उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है, ये वाली बात आपको बता रखी है कि यहाँ पे आपके n नंबर ऑफ यानी कि आपके p प्रोटॉन और z परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन भी इक्वली होते हैं। अब देखो इसका एक डायग्राम सा दे रखा है, जैसे अभी आपको बता रखा है, कलर तो नहीं है कि, लेकिन जो इसके अंदर ये पूरा गोला है वो एक रेड पार्ट है और ये इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज के बीजों की तरह मान लो, जो यहाँ पे दिखा रखा है। यानी कि जो ये जो भाग है गोला है पूरा धनात्मक गोला है, और ये इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक है, बीज हैं प्लम पुडिंग के केस में माना जाए तो। ये थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप था। लेकिन देखो इस सिद्धांत में क्या कमी आ जाती है, ये डायग्राम बना लेना। इस सिद्धांत से परमाणु का विद्युतीय रूप से उदासीन होना तो स्पष्ट हो जाता है। यानी कि ये तो मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है और विद्युतीय रूप से परमाणु उदासीन भी है, जब तक वो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर ले और नहीं दे दे। अपन ये वाली बात इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई ऋणायन और धनायन कब बनता है।
बट चलो ये बात मान लेते हैं कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग ये उदासीन परमाणु है, वो ठीक है। बट आगे जाके थोड़ी दिक्कत आती है, आपको पता है डाल्टन को मात दे दिया, फिर धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी आई जाती है। परंतु आगे ये प्रतिरूप रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्थर प्रयोग को समझा नहीं सका। अब देखो इसके बाद स्वर्ण पत्थर प्रयोग रदरफोर्ड आया और रदरफोर्ड के मॉडल को ये समझा नहीं पाया। रीज़न क्या था कि ये देखो इसमें हुआ क्या, अतः ये सिद्धांत शीघ्र ही निरस्त कर दिया गया था, यानी कि ये ज़्यादा दिन टिका ही नहीं और केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया। ऐतिहासिक महत्व का मतलब जैसे आज हम एक इतिहास से पढ़ रहे हैं, ये परमाणु का इतिहास रह गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने बहुत कुछ समझाया है, आपने थोड़ा 9th में भी समझाया है और हम इसको आगे भी समझाएंगे। इसलिए ये आपका थॉमसन मॉडल के नाम से क्वेश्चन बनता है, या जो इसकी स्टडी है वो हमने देखी है थॉमसन मॉडल के नाम से। कल हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कुछ साथ साथ फॉर्मूले भी आप याद करते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।